नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 47वां प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले 46 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इसका परीक्षा तिथि यानी कि एग्जाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को जीआईसी प्रवक्ता का परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। तो ये आपका समान अध्ययन पेपर के लिए है। इसमें 40 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने हैं, बाकी 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा सी ऑप्शन अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की वह ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी इसलिए है क्योंकि यह कई पदार्थों का श्रावण सीधे रक्त में करती है, और बहिःस्रावी इसलिए क्योंकि यह पित्त यानी कि बाइल जूस तथा अग्नाशयी रस, इसको पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है, का श्रावण नलिकाओं के माध्यम से करती है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम है जिप्सम में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 2H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए एक प्रमुख घटक भी है। तीसरा प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो वह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा पर्यावरण जो मानवीय क्रियाओं से परिवर्तित होता है वह मानव जनित यानी कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? तो आपको पता होगा वह मीथेन गैस है, जिसे CH4 कहा जाता है। धान के खेत गाय और भैंस के जो जुगाली करते हैं उनसे, और पेट्रोलियम के कुएं, इन सभी में मीथेन गैस से जो है निष्कर्षित होता है। और मीथेन गैस को ही प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है, और यह एल्केन समूह का पहला यौगिक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दीव, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपको पता होगा दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अब संख्या जो हो गई है केंद्र शासित प्रदेश की 8 हो गई है, और राज्यों की संख्या भारत में है 28। लेकिन यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो अपनी जल विद्युत आवश्यकताओं के लिए गुजरात सरकार पर निर्भर रहता है, और इसका क्षेत्रफल दीव का जो है 42 किलोमीटर और जनसंख्या इसका 56,000 है। और वर्तमान में जो है दीव भारत का पहला और
एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूर्णतया यानी कि 100% सौर ऊर्जा चालित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है किसको? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मृत्यु का पंजीकरण को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण को तो शामिल किया जाता है, परंतु इसमें मृत्यु का पंजीकरण नहीं कराया जाता है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण की शुरुआत जो की गई थी 1991 में की गई थी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ये विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, पहल नामक प्रत्यक्ष लाभ योजना को विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और 9वां क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला दिया गया, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम बताना है, क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही होगा, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक, फिर जो है लिटिल बीटर लेक। आपसे पूछा गया था उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में अरावली की पुष्कर घाटी से उत्पन्न होती है और इस नदी के ऊपरी प्रवाह में मीठा जल और निचले प्रवाह में खारा जल प्रवाहित होता है और यह नदी कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। 12वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ राजवंश दिया गया, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरै, तो बी का हो जाएगा? तीसरा। फिर है यादव राजवंश की राजधानी जो थी देवगिरी थी, तो सी का हो जाएगा? चौथा। और काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी, तो डी का हो जाएगा? पहला। तो 2, 3, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सूची 1 को यहाँ भी सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहला दिया गया इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुआ था। ये ए का हो जाएगा यहाँ पे? चौथा। फिर है मंगलौर की संधि, तो ये हुआ था 1784 में, बी का हो जाएगा? दूसरा। सालवाई की संधि 1782 में, सी का हो जाएगा? पहला। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, डी का हो जाएगा? तीसरा। 4, 2, 1, 3। तो यहाँ भी 4, 2, 1, 3 आप देख सकते हैं कि विकल्प सी सही हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का
चयन कीजिए। तो पूना पैक्ट पहला दिया गया है। पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ ये। क्रिप्स मिशन 1942। और लास्ट में है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 में। तो कालक्रम से यदि देखा जाए आपका, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 2, फिर पूना पैक्ट 1, और लास्ट में हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन 3। 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यहाँ पे अब देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। और दूसरा, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। लॉर्ड कर्जन ये 1899 से लेकर के 1905 तक भारत के वायसराय थे और अपने वर्ष 1905 के असैनिक प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने पूर्वी बंगाल और असम को नए प्रांत बनाए। और लॉर्ड कर्जन को 1905 के बंगाल विभाजन के लिए भी जाना जाता है। वर्ष 1905 में बंगाल में बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र सम्मिलित थे और प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर कर्जन ने इनको विभाजित कर दिया, जबकि इस विभाजन के पीछे मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमान में फूट डालना था। और यह विभाजन 16 अक्टूबर कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म पुस्तक की रचना बिपिन चंद्र के द्वारा किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। और तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो पंचायतों के संदर्भ में दिया गया। तो सबसे पहले आपको बताने की जो है, भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद देखा जाए तो 243 से लेकर के अनुच्छेद 243O में पंचायतों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात कही गई है, जिसमें मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होने का प्रावधान है। तो ये आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, खंड स्तर पर पंचायत समिति या खंड समिति या मंडल परिषद होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। यहाँ पे तीसरा जो है सही नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत। तो पहला और दूसरा यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है RTI अधिनियम से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक ये सामाजिक आंदोलन RTI अधिनियम से संबंधित है। यह वही संगठन है जिसके प्रयासों के बाद भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हो सका था। और 19वां प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है। तो ये कहा गया है KC वियर के द्वारा, डी विकल्प सही हो जाएगा। KC वियर के अनुसार भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है और भारत ने जो है अपनी संघात्मक विशेषता किस देश से लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है, ये आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है और उसको ही संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार है। किसी भी केंद्रीय कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है
और यदि कोई कानून संवैधानिक उपबंधों का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से इस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना सामान्य तथा विशेष किसी भी परिस्थिति में न्यायिक रूप से यह परिवर्तनीय नहीं है। और 22वां प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो यहाँ पे आपका राज्यों में देखा जाए, बड़े राज्यों में तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में यदि पूछा जाए तो उसमें हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेश में यदि पूछा जाए तो दिल्ली का पहला स्थान है। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया वो कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो वह है कर्नाटक, डी विकल्प सही हो जाएगा। और 23वां क्वेश्चन है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया है? तो यहाँ पे आपका सी, अब देख सकते हैं कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, नोजोमू ओकुहारा को। नोजोमू ओकुहारा को हराकर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था। और 24वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ है प्रचुर स्रोत। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं विटामिन B2 दिया गया है, कॉड यकृत तेल। तो विटामिन B2 के खाद्य स्रोतों में दूध, ब्रेड, फोर्टिफाइड अनाज, बादाम, शतावरी और चिकन ये सभी शामिल हैं। तो ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी विटामिन B6 धान की चोकर यानी कि राइस ब्रान, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल जो है प्रचुर स्रोत है, विटामिन K का अल्फा जो कि एक प्रकार की घास है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, वापसी की शक्ति। एल्बिडो का संबंध संचार शक्ति से है। भूगोल में किसी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरण में से जितना विकिरण सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है उसको उसकी एल्बिडो कहते हैं। तो वापसी की शक्ति यहाँ सही होगा, डी ऑप्शन। 26वां प्रश्न है, धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण सर्दियों में स्मॉग की घटनाएं घटने लगती हैं। और 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, बी विकल्प से हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक 500 या ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप के द्वारा 1987 में की गई थी। और 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो है नीति आयोग, डी विकल्प यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, नीति आयोग। भारत में नीति आयोग ही सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो वह कहलाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 30वां जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1976 में शुरू हुआ था, ये क्या हो जाएगा दूसरा। समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत का 1975 में हुआ था, तो बी का हो जाएगा पहला। फिर है राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1983 में हुई, तो सी का हो जाएगा चौथा। और लास्ट में बचा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो इसकी शुरुआत हुआ था 2005 में, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में
कंप्यूटर को VNLOTSD क्यों लिखा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर को जो कोड किया गया है, तो सी के पहले क्या आता है बी, ओ के पहले जो है एन आता है, एम के पहले एल आता है। इस तरह एक जो है माइनस हो रहा है सभी में। तो इस तरह सॉफ्टवेयर के लिए जो है जो कोड लिखा जाएगा तो S-1 करेंगे आप, तो यस के पहले एक क्या आएगा आर आएगा, ओ के पहले आपका एन आएगा, फिर एफ के पहले ई आएगा, फिर आपका टी के पहले यस आएगा, फिर डब्ल्यू के पहले भी आएगा, ए के पहले जेड आएगा, आर के पहले क्यू आएगा और ई के पहले डी आएगा। तो RNESVZQD आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा। और 32वां क्वेश्चन देखते हैं, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 से भिन्न जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला जो दिया गया 398, तो 3 + 9 + 8 आप जोड़ेंगे हो जाएगा 20। इस तरह 5 7 9 आप जोड़ेंगे हो जाएगा 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा? तो ये होगा आपका 21। और इस तरह आप 8 8 5 जोड़ेंगे 8 8 5 कितना हो जाएगा? ये आपका 21 होगा। और इस तरह 6 9 6, तो 6 हो गया 9 6 कितना हो गया आपका 21। तो भिन्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सभी का योग जो है 21 आ रहा है, बाकी 398 का योग कितना आ रहा है 20। तो ये ऑप्शन क्या है? ये अन्य तीनों से भिन्न है। 33वां प्रश्न है, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है? तो चलिए जो है देखते हैं। कह रहा है यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है, मान लीजिए हो गया रमन, कह रहा है रमन मोहन से तेज दौड़ता है, मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, लेकिन करीम से तेज नहीं, तो करीम पहले होगा। फिर कह रहा है आपका कि करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो कह रहा है करीम जो है ये सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा यहाँ पे? अभिनव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? तो आपको बता दें कि जो है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में ही आपका फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2300, ये 4 से आपका पूरी तरह से क्या है विभाजित है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। तो जो है 2300 में फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बाकी सभी 4 से जो है विभाजित नहीं होंगे। और अगला जो प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? एक आकृति दी गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है, तो आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कुल इसमें 15 त्रिभुज। यहाँ पे से चाहे तो ऐसे लिख करके भी जो है काउंट कर सकते हैं, ये इसको ए मान सकते हैं बी, और इसको आप सी मान सकते हैं, और ये डी हो गया, इसको आप ई मान सकते हैं, उसके बाद ये एफ मान सकते हैं, फिर जो है इसको जी, और ये हो गया एच, और ये हो गया मान लीजिए आई। अब इसे काउंट करेंगे तो सबसे पहले ए त्रिभुज यानी कि ए बी सी एक हो गया, फिर आपका ए सी डी यानी कि ये वाला हो गया, ए सी डी 2 हो गया, फिर आपका त्रिभुज ए बी डी बनेगा, ए बी डी ये पूरा बनेगा, फिर जो है त्रिभुज बी एफ ई बनेगा, बी एफ और ई होगा एक त्रिभुज, फिर जो है आपका त्रिभुज ई एफ जी बनेगा। इस तरह आप काउंट करेंगे, टोटल जो है 15 त्रिभुज इसमें होंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का ये 47वां सेट है। तो इसके पहले जो है जो लोग नहीं देखे हैं 46 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, और प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन भी जो अभी तक पेपर कराए गए हैं उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। जो बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।